बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्रोग्राम ज़ाविया के साथ वसीम हसन का सलाम कबूल हो। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया पाशी तौर पर पाकिस्तान पर जो असरात हुए हैं पूरी दुनिया के हवाले से, कोविड-19 खासकर ये कोरोना के हवाले से, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि अभी रिसेंटली बजट जो है एक पाकिस्तान का ऐसा टैक्स फ्री बजट पेश किया गया और गवर्नमेंट दावे करती रही है और कर भी रही है कि ये टैक्स फ्री बजट है, इसमें कोई नए टैक्सेस नहीं लगाया गया, बल्कि पहले जो टैक्सेस हैं उनको ही मिनिमाइज़ किया गया है। बहुत अपोजिशन ने भी शोर शराबा किया हमेशा की तरह, लेकिन एट द एंड बजट पास हो गया। अब बजट तो पास हो गया है, लेकिन इसके एक आम अफराद पर, हमारे इस कौम पर, आवाम पर क्या इसके असरात मतलब हो रहे हैं, आज हम डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, उनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान के स्पेशली इकनॉमी के हवाले से। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत गहरी नज़र रखते हैं फाइनेंस पे, टैक्सेशन के स्पेशली काशिफ अनवर साहब, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इकनॉमिक्स एंड बिजनेस रिफॉर्म्स FEBR के नाम से इदारा है। उनके प्रेसिडेंट साहब को हम वेलकम कहते हैं सर। और उनके साथ हमारी एक और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मोहम्मद इजाज़ खान साहब, जो चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन शूज़ एसेसरीज़ पासा के नाम से माशाल्लाह। काशिफ साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा, आपकी बहुत गहरी नज़र है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप हिस्सा हैं, चेयरमैन हैं आप स्पेशली फाइनेंस और टैक्सेशन के हवाले से। क्या ये जो बजट पाकिस्तान के हवाले से जो अभी 2021 का अप्रूव किया गया है, जो पास हो चुका है, इसकी हमारी आवाम तक कोई फ़वायद या समरात नज़र आ रहे हैं या मुश्किल है? देखें, बात यह है कि हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम कोविड में इस वक्त हैं और हमें ये भी नहीं पता कि कोविड ने कब तक हमारे साथ चलना है और उसने हमारी मईशत पे, हमारी इंडस्ट्री पे, हमारी इकॉनमी पे कब तक उसने असरअंदाज होना है। लेकिन जहाँ तक आपने बजट की बात की है, तो इसमें वाकई कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपनी ड्यूटीज़ में, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में, कस्टम ड्यूटीज़ में टैक्सेस की जो शरह है उसमें कमी की है। और हम इससे पहले भी बार बार ये शोर मचाते थे कि गवर्नमेंट हर साल नंबर ऑफ़ टैक्सेस और रेट ऑफ़ टैक्सेस को बढ़ा देती है। इस दफ़ा नंबर ऑफ़ टैक्सेस भी नहीं बढ़े, रेट ऑफ़ टैक्सेस भी नहीं बढ़े, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आए हैं कि बहुत ज़्यादा हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। लेकिन बात यह है कि एक आम आदमी का इस वक्त रहना, ज़िंदगी गुजारना, सफ़ेद पोश जो हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बात यह है कि आपके बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, आपके गैस के जो बिजली के बिल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हत्ता कि अब तो पानी के बिल भी आते हैं। पहले पानी के बिल भी शायद उस तरह से नहीं आते थे, उस तरह पानी के बिल भी बढ़ चुके हैं। टेलीफोन के बिल्स भी आप देख लीजिए, यानी कि आपकी हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स कटते भी हैं, तो नॉर्मली एक आम शहरी जो है वो ये पूछता है, अगर मैं ये टैक्स देता हूँ तो मुझे फ़ायदा क्या मिलता है? क्या आपको साफ़ पानी मिलता है? क्या आपको तालीम मिलती है? क्या आपको रोज़गार मिलता है? क्या आपको सेहत मिलती है? आम जो बुनियादी हकूक़ हैं एक आम शहरी के, वो नहीं मिलते हैं। इस वजह से ज़्यादा शोर मचता है। देखें, महंगाई के साथ अगर रोज़गार के मौके भी चलते रहें, अब कोविड की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। हम ये कह रहे थे कि हमने 50 लाख के करीब नौकरियां देनी है, हमारी तो 1 करोड़ के करीब नौकरियां चली गई हैं। तो दीज आर द रीजंस। बाहर में जब कोविड आया तो बहुत से पाकिस्तानी जो बाहर थे और वो बाहर काम कर रहे थे, बाहर से डॉलर भेजते थे, फॉरेन रेमिटेंस आती थी, वो बेरोज़गार होकर पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे ज़राए जो हैं, जो हमारे जिन्होंने हमें रेवेन्यू देना है, वो कम होते जा रहे हैं। और हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो बोझ है खाने वालों का, अल्टीमेटली जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ से ही लेके खाएंगे ना। ज़राए कम होते जा रहे हैं और हमारा जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अगर आपके पास रोज़गार हो, चाहे आपके पास नौकरी कम पैसों की हो, ज़्यादा पैसों की हो, लेकिन आपके पास रोज़गार होना ज़रूरी है। लोगों के पास तो रोज़गार नहीं है, इसलिए ज़्यादा वाविला मच रहा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब अपने सर टीम पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन बजट से पहले आप देखिएगा कि फौरी तौर पर सर पेट्रोलियम की अगर बात करें, ओगरा ने एक समरी भेजी कि तो मिनिमम थोड़ा सा 3 से 5 रुपए तक आप कम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा आखिर महीने की आखिरी डेट पे नॉर्मली ये इसका रेट्स होते हैं। तो सर काशिफ साहब, ये फौरी तौर पर 4 दिन पहले जब 26 तारीख को इन्होंने पेट्रोल था वो 25 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया, तो क्या समझते हैं कि वो जो टीम जिस पर फ़ख्र कर रहे हैं वो खान साहब करते होंगे, उन्हें पता है क्या करना चाहिए चूँकि वो मुल्क के सरबराह है, लेकिन आम आदमी इस तरह से परेशान हुआ है कि अगर पहले इसको मिनिमाइज़ किया जाता था, जितनी भी ज़्यादा मैक्सिमम कीमतें कम होती थी पेट्रोलियम की, तो कोई महंगाई पे कमी नहीं आती थी। बट अगर आप 1 रुपया भी बढ़ाते हैं, अब तो 25 की बात कर रहे हैं पर लीटर,
अगर पेट्रोलियम की बात करें तो बढ़ाया है। तो महंगाई तो मैं कहता हूँ डे वन पे अगर टमाटर 20 रुपये बिक रहे थे, सेल हो रहे थे सर, अब एक दिन में वो 60 रुपये पे चले गए। तो सर ये क्या फख्र करना अच्छी बात है, या आप समझते हैं कि इसकी कोई बाकायदा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इस तरह उगरा करता है या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए? अल्टीमेटली एजेंसीज भी हैं, उगरा भी है, क्यों ये चेंज आया, क्यों 3 दिन पहले इसको प्राइसेस को बढ़ा दिया गया, क्यों उससे पहले प्राइसेस को कम किया गया? देखें, अब क्या ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल प्राइसेस के बढ़ने से जी अवाम पे असर एक आता है, ज़हनी दबाव आता है, बाकी तमाम चीज़ें चूँकि उनके कंट्रोल में नहीं रही हैं इतनी ज़्यादा महंगाई की वजह से, तो अल्टीमेटली जब बिजली की कीमत बढ़ती है या गैस की कीमत बढ़ती है या जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो एक अंदेशा ये आता है कि इससे और महंगाई हो जाएगी। और अल्टीमेटली तमाम ने एहतजाज भी किया। आवाम, फिर वही बात है कि देखें, ज़राए आमदनी आपके पास कम हैं, जिन लोगों की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है उस तरह से आपके वसाइल नहीं बढ़े। तो अगर आपके वसाइल नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली भी थोड़े से इंक्रीज से भी एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। फिर वही बात कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट के करने के लिए होती हैं, अगर वो स्टेट वहाँ पर थोड़ा सा अपने उन अखराजात की थोड़ी सी कमी कर दे उनके अखराजात में और थोड़ा सा बोझ उठा ले, तो अल्टीमेटली आवाम पे शायद इतना बोझ ना पड़े। लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत हैं, अब रेट बढ़ता है तो उसमें अब ये भी कहा जाता है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं उसकी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। अब बात यह है कि गवर्नमेंट दूसरी तरफ ये कहती है कि लोग टैक्स नहीं देते, और जो अगर रेवेन्यू की कलेक्शन के अगर एक मैयर है पेट्रोल में प्राइसेस की वजह से उसमें ड्यूटीज़ डाल दी जाती हैं, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि चूँकि शॉर्टफॉल्स आ रहे थे और क्लोजिंग थी, शायद उन्होंने कहा कि इसको बढ़ाने से शायद कुछ रेवेन्यू में बेहतरी आ जाए आगे। अब अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली आप जितनी प्राइस को बढ़ाएंगे उतना रेवेन्यू कलेक्शन, उतनी ड्यूटी, उतने टैक्सेस बीच में आएंगे, तो माइट भी ये एक ऐसी वजह हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया हो। लेकिन जहाँ तक आप टीम की बात कर रहे हैं, देखें अल्टीमेटली कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बातें हैं वो अवाम के हक में है। जैसा कि आपने स्टेट बैंक की बात की, अपने शरह सूद की बात की, तो ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको कम किया गया और कहा कि अगर आप ले ऑफ्स नहीं करेंगे आखिरी 3 महीने में तो हम आपको कंपनसेशन करेंगे और कम रेट्स के ऊपर आपको दे देंगे, उनकी सैलरीज दे देंगे और वो आपको 2 साल में देनी है। तो देखें, ऐसे इकदाम उठाए गए हैं जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखें, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन जहाँ पर अगर कोई ऐसी गलती होती है या हम समझते हैं, एसोसिएशन चैम्बर समझती हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रपोजल देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को वो प्रपोजल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर उस पर अमल करना चाहिए। अगर स्टेक होल्डर्स को पहले ऑन बोर्ड ले लिया जाए तो शायद इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। और वही काशिफ अनवर साहब से मैं बात करना चाहूँगा कि सर की बड़ी गहरी नज़र होती है बहुत ज़्यादा। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास 2 नोबेल प्राइज़ है, अब्दुल सलाम साहब के पास, फिर मलाला और वो इंडियन मिक्स था। जितना काम इस टाइम काशिफ अनवर साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और वैसे FEBR के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को मुख्तलिफ तजावीज़ देते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। वाकई नोबेल प्राइज़ के मुस्तहिक है। मैं आज से भी आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा कि जो बंदा डिज़र्व करता है, जो समझता है काम को, उसके साथ अगर गवर्नमेंट बैठ जाए या एक प्लेटफॉर्म से डिस्कस कर ले प्रॉपर, तो उसका, चूँकि ये आम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, ताजबदारी की बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करेंगे तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इनके डिस्कस होता है। इन्होंने FEBR के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट भी किया, कोविड से पहले भी, दरमियान में भी चल रहा था। तो सर मैं अब ये आपसे करना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुतासर तो पूरी दुनिया की हुई है, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हुआ है। आप क्या समझते हैं कि हमारा वो जो सनतकार है, जो एक्सपोर्टर है, जो इम्पोर्टर है, वो उठ पाएगा इन मामला में से? देखें, बात यह है कि सिर्फ हमारी इकॉनमी को कोविड की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा, जितने ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उन तमाम ममालिक की भी इकॉनमीज़ बंद हैं। वहाँ पर पिछले 1.5-2 माह से बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बंद हैं, कुछ ने खोलना शुरू कर दिया, लेकिन शायद इंडस्ट्री उस तरह से नहीं चली है। अब हमें इस बात को बावर रखना चाहिए कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी नहीं है। हम 24 से 25 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते हैं, 52-53 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट में भी हम रॉ मटेरियल्स करते हैं जो हमारी आगे इंडस्ट्री को चलाते हैं। सही। हाँ, पिछली गवर्नमेंट्स में या पिछले अदवार में या पिछले साल भी ऐसा हुआ कि हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया। इस बात को हमने नहीं देखा कि अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को बढ़ा देंगे रॉ मटेरियल्स के ऊपर
तो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो इंडस्ट्री बंद तो नहीं हो जाएगी? क्या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी तो नहीं हो जाएगी? पहले ही सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, आपके बिजली और पानी के इश्यूज़ हैं, आपके गैस की प्राइसेस के इश्यूज़ हैं, टैक्सेस के इश्यूज़ हैं। अब जब आप अपने टैक्सेस को बढ़ा देते हैं रॉ मटेरियल्स के ऊपर, और सिर्फ हमने इसलिए कम किया कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाह रहे थे, हमने ज़रूर अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर लिया, हमने 8 से 10 बिलियन डॉलर्स की कमी कर ली। अब बात यह है कि कोरोना के आने से जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज़ बाहर थे, वो इससे पहले 20 से 21 बिलियन डॉलर भेजा करते थे। अब जब उनकी नौकरियां वहाँ ख़त्म हुई हैं तो वो भी वापस आ गए हैं, उसमें भी कमी आएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स में भी कमी आई, हमारे टैक्स का भी टारगेट उस तरह से पूरा नहीं हुआ। तो बात हम कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स की जो हमारी फिनिश गुड्स बनी यहाँ पर, वो महंगी बनेंगी। अब स्मगलिंग को हम रोक नहीं पाते। जब आपकी लोकल इंडस्ट्री की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जब उसके फिनिश गुड्स महंगे बनेंगे तो स्मगलिंग होती है, आपकी लोकल इंडस्ट्री को फिर वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आप ज़रूर कम करें, आप ऐसे रॉ मटेरियल्स को कम करें, आप ऐसे इंपोर्ट्स को कम करें जो आपके मुल्क के अंदर बनती हैं। जो आपके मुल्क के अंदर नहीं बनते, वो उन तमाम रॉ मटेरियल्स को आने दें, उन तमाम रॉ मटेरियल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़, आपके रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को कम करें। मैं बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स को जानता हूँ जो आपके मुल्क के अंदर नहीं बनते, और एनटीसी और ईडीबी ने लिख कर भी दिया है कि ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं बनते। इन इदारों से ऊपर कोई इदारा नहीं है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल टैरिफ कमीशन, लेकिन फिर भी उन रॉ मटेरियल्स के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगी हुई है। देखें, अगर गवर्नमेंट ने, अगर एडवाइजरी ने, अगर बोर्ड्स ने अपने डिपार्टमेंट्स की बात नहीं सुनी, तो देखें फिर वही बात है कि अगर आप स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुनेंगे, अगर आप इंडस्ट्री की बात नहीं सुनेंगे, अगर आप सिर्फ अपने ट्रेड डेफिसिट्स को देखेंगे कि हमने सिर्फ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, हमने अपने बजट डेफिसिट को कम करना है और सिर्फ इस तरह से कम करना है, तो देखें, आपकी इंडस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट पैदा करनी है, आपकी इंडस्ट्री ने रोज़गार देना है। और आप, एक और बात आपके प्रोग्राम में कहूँ कि जब आप रोज़गार देते हैं तो आपके लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस भी आपके मुल्क में बेहतर हो जाती हैं। जब आपको रोज़गार मिल जाता है तो फिर आप ये नहीं सोचते कि मैंने अपने बच्चे के लिए खाना कैसे लाना है, फिर आप ये नहीं सोचते कि मैंने अपने बच्चे को तालीम कैसे देनी है। फिर वही बात कि आप ज़्यादा कमा रहे हों, आप कम कमा रहे हों, आपका रोज़गार होता है, आपको परेशानी नहीं होती, आपको ये पता होता है कि मैं बच्चों के लिए रात खाना लेकर जाऊँगा। जब इंडस्ट्री लगती है, जब आपके बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं, देखिए यहाँ पर मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ये बात नहीं करूँगा कि भाई उन्होंने मेट्रोज़ बनाए, उन्होंने अंडर पासेस बनाए, उन्होंने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उनके साथ भी कुछ इश्यूज़ थे कि हमने प्रायोरिटी लिस्ट को नहीं देखा। हमें डैम्स भी बनाने चाहिए थे, हमें इंजीनियरिंग, अपनी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल पार्क्स भी बनाने चाहिए थे। आप इनको तब बनाते हैं, मेट्रोज़ को, रोड्स को, जब आपने मुख्तलिफ शहरों को आपस में मिलाना होता है, जब आपने इंडस्ट्री को अपने ज़राअत के सेक्टर से मिलाना होता है, जब आपने ज़राअत को अपनी मंडियों से मिलाना होता है। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि चलें, पिछली गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट नए शहर आबाद कर दे, ये गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर नए इंडस्ट्रियल पार्क्स बना दे, ये गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं उनकी जो पहुँचनी है, चीज़ें पहुँचनी है मंडियों तक, वो पहुँच जाएँ। जब अल्टीमेटली जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो आपको रोज़गार मिलता है। एक डॉक्टर कैस साहब, एक बहुत मशहूर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो अक्सर प्रोग्राम्स में आते हैं, वो एक बात ये कहते हैं कि जब आपके अखराजात कम हो जाएं, तो जब घर में कमी होती है तो आप अपने खर्चों को कम कर लेते हैं। जब यही बात स्टेट की तरफ जाती है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ा लेते हैं ताकि इकोनॉमी सर्कल में आए, रोज़गार मिले, लोगों का सर्कल चले। और जब आपकी इंडस्ट्री चलती है, जो कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाया है, और मेरी यहाँ पर इस्तदा ये भी होगी कि ये बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए सिर्फ ये दी गई है स्कीम, इसको इंडिविजुअल्स के लिए भी दी जाए ताकि जो ग्रे पैसा लोग अपनी नहीं ला रहे अपनी इकोनॉमी के अंदर, वो हमें बाहर से मांगना पड़ रहा है। तो क्यों ना अपनी आवाम से कहा जाए कि आप इस पैसे को इकोनॉमी में लाएं, इन्वेस्ट करें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाएं, डेवलपर्स के साथ लगें, अपनी जहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदें, बेचें, लेकिन उसको वाइट करके, डिक्लेयर करके। अल्टीमेटली इट मस्ट हैव सम कॉस्ट, लेकिन
जब आप अपने इन सेक्टर्स को चलाएंगे, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाएंगे, इंडस्ट्री को चलाएंगे, इकोनॉमी भी चलेगी, रोज़गार भी चलेगा, मुल्क भी बेहतर होगा। तो मैं तो जी इस प्लेटफॉर्म पे यही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स को चलाने के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करने चाहिए। हाँ, सबकी मुआशी टीम ऐसी है। मैं समझता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारे इकोनॉमिस्ट स्पेशली उनसे डिस्कस करें, बहुत काबिल लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी मुशावरत से अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए तो होपफुली रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। अब देखिए, हमारे इमरान खान साहब की तजवीज़ थी इंटरनेशनल लेवल पर नदी कि जितने तरक्की पजीर या गरीब ममालिक हैं उनका जो कर्जा है वो अब एक्सटेंड कर दें, कुछ रिलीफ दे दें, तो वो उनकी बात मान ली गई। अब अगर पाकिस्तान में भी इस तरह से बिजनेसमैन को, एक बिजनेस कम्युनिटी को, सनतकार को या ताजर को कोई रिलीफ दे दिया जाए टैक्सेस में, वो खा वो 6 माह की है या साल के लिए, तो या सिर्फ टैक्स फ्री कर दिएगा, 2 साल के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी हुकूमत है, जो मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो उससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और इसके साथ साथ हमारा जो लोकल है, खासकर मेड इन पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट हैं, इसको हम अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। तो क्या ख्याल है सर, कोई ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट को, आप चूँकि अभी बिहार से भेजते रहते हैं बहुत सारी तजावीज़, तो आप क्या समझते हैं कोई ऐसी तजवीज़ देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि सेकंड बजट भी उन्होंने अप्रूव कर लिया है, तो अभी आगे उन्होंने चलना है, उनको अच्छे मशवरे मिलेंगे, अच्छी तजावीज़ मिलेंगी, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी आउटपुट आ सकती है, पॉजिटिव पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। तो आप इस बारे में सर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यही है कि जितना बोझ है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, चूँकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, आप जब तक इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप इनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये और इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम इस बात का भी पता है कि हमारे बहुत से जो यहाँ पर इंडस्ट्री थी वो मुल्क छोड़ के चली गई, बांग्लादेश चली गई और ममालिक में चली गई। अब बात यह है कि हमें उन कॉजेज़ का पता करना चाहिए कि क्यों वो छोड़ कर गए, ताकि हम जो अगली इंडस्ट्री है वो हमारे मुल्क से छोड़ कर ना जाए, जो उनको परेशानियाँ थीं वो अगलों को परेशानियाँ ना हों। और मैं इस बात का जिक्र यहाँ ज़रूर करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन जो हमारी इंपोर्ट्स हुई कोविड के दरमियान, हमारे पोर्ट्स बंद थे, हमारे शहर बंद थे, हमारी तमाम चीज़ें बंद थीं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जितने इंडस्ट्रियल इंपोर्टर्स थे, हमारे जितने कमर्शियल इंपोर्टर्स थे, उनको डैमरेजेस देने पड़े हैं, उनको डिटेंशंस देनी पड़ी हैं। क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब जहां बाकी इंक्वायरीज़ खोल रहे हैं, क्यों इस बात की इंक्वायरी नहीं खोलते कि जब रिलीफ देने को कहा गया तो क्यों रिलीफ नहीं दिया गया? मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेट के ऑर्डर्स दिए कि हमारे किसी इम्पोर्टर से डिटेंशन और डैमेज ना लिया जाए, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट ही करते रह गए। कोई शिपिंग लाइन से रिक्वेस्ट करता रह गया, कोई पोर्ट से रिक्वेस्ट करता रह गया कि देखें आप डैमेज और डिटेंशन ना लें। देखें ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, और कुछ इम्पोर्टर्स के साथ तो ऐसा हुआ कि जितने उनकी वैल्यू ऑफ गुड्स थे उतना उन्हें डिटेंशन और डैमेज देना पड़ गया। तो अगर हमारी फिर वही बात है कि अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, दूसरा आप अगर हमारे विद होल्डिंग टैक्सेस को लेते जाएंगे, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ पर इस बजट में जो आपकी इंपोर्ट्स थी, अगर आपके रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो अगर उस पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% कटता था तो गवर्नमेंट ने कहा उस पर 1 से 2% तक कटेगा। आपकी मशीनरी के ऊपर विद होल्डिंग जो थी उसको कम किया गया है। देखें ऐसे इकदाम और लेने की ज़रूरत है, ताकि जब हम रिफंड्स क्यों मांगते हैं? हम रिफंड इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमारी विद होल्डिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं। लोग जब हमें पेमेंट्स करते हैं तो वो हमारा टैक्स काट लेते हैं। बिजली के बिल के ऊपर जब जो इंडस्ट्रियल मीटर्स होते हैं उनके ऊपर बिजली के बिल के ऊपर इनकम टैक्स कटता है। आपकी इंपोर्ट होती थी उस पर आपका टैक्स कटता था। आप सप्लाईज देते हैं अपनी पार्टीज़ को, वो जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होती हैं वो आपका टैक्स काटते हैं। जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो आपका टैक्स काटती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके ऊपर विद होल्डिंग्स को ख़त्म कर दें, मैं ये कहता हूँ कि आप 4.5% विद होल्डिंग के रेट को 0.5% कर दें। आपने किया है ना रिटेलर्स के लिए, इस दफ़ा रिटेलर्स के लिए सॉरी जो टर्नओवर टैक्स है वो 0.5% है, लेकिन फिर मसला ये है कि उसके साथ शर्त ये रख दी गई है कि ये टैक्स 2018 के टैक्स से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई मसला नहीं है। रिटेलर्स बार बार ये कहा जाता है जी कि रिटेलर्स टैक्स नहीं देते, रिटेलर्स टैक्स नहीं देते, रिटेलर्स टैक्स नेट के अंदर नहीं आते। मैं कहता हूं कि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम उनको टैक्स नेट के अंदर लाते नहीं है। अगर इसमें कोई मजायका नहीं है कि आपका टैक्स 2018 से कम नहीं होना चाहिए। बात ये समझने वाली है कि 2018 में आपका टैक्स 1.25% था, अभी आप ये कहते हैं कि 0.5% दो, अगले साल फिर टैक्स जो है वो 1.5% हो जाएगा। देखें जहां पर आपकी
पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जहां एक शख्स को, एक इन्वेस्टर को, एक ताजिर को, एक सनतकार को यही नहीं पता कि अगले साल, अगले 6 महीने के बाद आपकी पॉलिसी क्या चेंज हो जानी है, तो देखें फिर वहां पर ऐसे नहीं होता। हमें अगर अपने ताजरों को, उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इज्जत दें, हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करें जो टैक्स नेट के अंदर है। भले कम देते हैं, भले पूरा नहीं देते, लेकिन वो टैक्स नेट के अंदर तो हैं, वो आपकी रिटर्न्स तो फाइल करते हैं। हम तब तक उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो आपके टैक्स नेट के बाहर हैं, हम जब तक उन लोगों को इज्जत ना दें जो आपके टैक्स नेट के अंदर हैं। और जो टैक्स नेट के अंदर है, हम उन्हें क्या कहते हैं, आपको फाइन होगा, आपको पेनल्टी होगी, आपका ऑडिट होगा, आप फ्ला रिक्वायरमेंट दें। आप जब खबर ये देते हैं, जब आपके खबर ये छपती है कि इस साल इतने हजार लोगों का ऑडिट होगा, इस साल इतने हजार लोगों को पेनल्टी लगेगी, इस साल इतने हजार लोगों ने रिटर्न जमा नहीं कराई, उनको इतना हजार जुर्माना होगा, तो जब आप डराएंगे तो फिर तो कोई नहीं आएगा। और अल्टीमेटली मैं बार बार ये बात कहता हूं कि रिटर्न भी वही गलत डालेगा, रिटर्न भी उसकी रिटर्न में गलती होगी या उसी की रिटर्न देर होगी जो रिटर्न डालता होगा। आपके सिस्टम्स हैं, आप इतने एडवांस्ड हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त नहीं है? आपका CNIC, आपका NTN है, आपकी ट्रेवलिंग की, आपकी परचेजेस की, आपकी कार्ड्स की, हर चीज तो अब CNIC के ऊपर होती है। जो अपनी इनकम से ज्यादा अपने एक्सपेंडिचर्स करता है, आप क्यों उसको नहीं कहते, आप क्यों उसको नोटिस नहीं डालते कि भाई तुमने अपने हमारे पास ये प्रूफ्स हैं, तुमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तुमने ये प्रॉपर्टी बेची है, तुमने ये ट्रैवलिंग की है, तुमने ये गाड़ी खरीदी है, तुम्हारा ये टैक्स कटा है, तो तुम्हें अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन में इसको फाइल करना चाहिए था। तो देखें, डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी कमजोरी है। जब आपका सिस्टम इतना एडवांस है, देखें खुद ब खुद तो कोई भी टैक्स नेट के अंदर नहीं आएगा। आप जब तक सहूलत नहीं देंगे, जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे, तब तक लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आएंगे।